अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 13। आज लेसन नंबर 13 से पढ़ेंगे। क्लास 5 का साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और ये तकरीबन लेसन नंबर 12 तक हो चुका है और आज लेसन नंबर 13 से पढ़ेंगे। लेसन नंबर 13 है मेन साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसका टॉपिक है मानव विज्ञान और पर्यावरण। तो देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं। लेसन नंबर 13 अर्ली मैन। पहले पुराने ज़माने के लोगों के बारे में बात की गई है। मैन फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंसान ज़मीन पर आया। द अर्ली मैन वेंडेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। और इंसान जब ज़मीन पर अस्तित्व पाया तो इंसान की सबसे पहली ज़रूरत इंसान की भूख थी। इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता था। ही एट वाट एवर ही कोल्ड फाइंड। जो कुछ भी इन्हें खाने के चीज़ें जो कुछ भी खाने के लिए होता वो खा लेते थे। ग्रेजुअली ही लर्न हाउ टू मेक फायर। धीरे धीरे इंसान आग जलाना सीखा। इंसान सबसे पहले अगर इन्वेंशन कहा जाए इंसान मानव का तो वो आग ही था। वैसे हो सकता है आग से पहले भी कुछ इन्वेंशन मानव ने किया हो, लेकिन हमें मिलता है कि आग ही सबसे पहले मानव ने खोज की है। इन्वेंटेड व्हील। फिर इंसानों ने पहिया खोजा और जब इंसानों ने पहिया खोजा तो ये इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। एंड बिगन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। पहिया के साथ साथ इंसान धीरे धीरे खेती बाड़ी करना सीख गया। ही मेड मैनी मोर इन्वेंशन विद द पासेज ऑफ द टाइम। और समय के साथ साथ चूँकि इंसान ठहर कर नहीं रह सकता। इंसान एक ऐसा प्राणी है कि कभी भी एक स्थान पर ठहर नहीं सकता। वो हमेशा कुछ ना कुछ आगे के लिए कुछ ना कुछ तरक्की की राह पर चलता रहता है, आगे बढ़ने की कोशिश में रहता है। क्योंकि इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट है। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इंसान जीव इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा। मैन वॉक ऑन हिज लेग। पैर से चलता है इंसान। एक्टिविटीज़ अपने हाथों से सारे काम करता है। ही यूज्ड हिज हैंड टू ऑपरेट टूल्स। नए नए औजार बनाता है, तकनीक नए नए उपाय लगा करके। स्पीयर्स एंड कैटेपुलेट्स, प्लाव एंड सिकल्स, खेत जोतना। और फिर उसके बाद पहिया का इस्तेमाल करना इंसान ने खेती बाड़ी के रूप में करना सीख गया। विद द हेल्प ऑफ दिस ही कुड। तो इंसान ने खेती बाड़ी का सबसे पहला आग का खोज करने के बाद, पहिया का खोज करने के बाद खेती बाड़ी करना इंसानों ने सीखा और जानवरों का उपयोग करना सीख गया कि जानवर का उपयोग खेती बाड़ी में कैसे करना है, बोझा ढोने के लिए कैसे करना है, ये इंसानों ने सीख गया। तो नेचर एंड मॉडर्न मैन। तो जब इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ा, इंसान तरक्की किया। जब इंसान आगे बढ़ा तो फिर क्या हुआ कि इंसान आज के वक्त का अगर हम तुलना करें मॉडर्न टाइम में इंसान का, तो आज क्या है, समय गुजरने के साथ साथ ही इंसान आगे बढ़ता चला गया। बेटर इन द ग्रेटर कंफर्ट एंड एंजॉय लाइफ। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आराम बनाता चला गया। और बाय द नेचर पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी। और प्राकृतिक के साथ लालची होता चला गया। यानी कि इंसान शुरुआती दौर में पेड़ पौधे और ये सब चीज़ों के बल भरोसे इंसान ने खाना पीना और अपने आप को गुजर बसर करना सीखा। लेकिन वक्त के साथ साथ आज इंसान आधुनिक दौर में ऐसा हो गया है जैसे कि लालची अपने स्वार्थ के चलते अब पर्यावरण के साथ, अपने आसपास के वातावरण के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रहा है। व्हेन दे नीडेड वुड। जब लकड़ी की ज़रूरत होती है तो ये जंगल काट देते हैं। किल्ड एनिमल्स। जानवरों को मार देते हैं। दीज ऑल एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ नेचर। और इसके वजह से एक संतुलन, प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ रहा है। ये संतुलन है प्राकृतिक का, वातावरण का, ये संतुलन धीरे धीरे ख़राब होता चला जा रहा है। रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज विल बी वेरी डेंजरस इन फ्यूचर। और अगर इसी तरीके से पेड़ को अगर हम काटते रहे, जानवर विलुप्त होते रहे, कीड़े मकोड़े, चूँकि ये सब इंसानों से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी तरीके से सब इंसान से संबंधित है। अगर ये सब सारे चीज़ एक ना एक दिन अगर पृथ्वी से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान का अस्तित्व भी नहीं रह पाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे देश में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि जब 1960 से पहले हम अमेरिका से गेहूं की फसलें एक्सपोर्ट किया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे, वहाँ से मंगाया करते थे।
तो ऐसा कुछ स्थिति पैदा हुई हमारे देश में कि अमेरिका ने वो फसलें देना मना कर दिया, गेहूं की फसलें किसी कारणवश, मतलब वो भारत के साथ बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दौर में उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर इसी तरीके से अगर दूसरे देशों के ऊपर अगर खाद्य पदार्थ पर अगर निर्भर रखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लाचारी का बात है। तो भारत सरकार ने एक उन्नत बीज हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करके एक हमारे फूड प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर के आई, और जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है कि हमारे गेहूं और चावल की फसलों में एक बहुत बड़ी पैदावार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। एक साइंटिफिक तकनीक से ये चीज़ हुआ, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है? मिल्क इज एन एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। हमारे खाने का सबसे ज़रूरी चीज़ है, खाना में हमारा दूध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, अरे हमारी बहुत बड़ी आबादी है जिसको दूध चाहिए। वी नीड मोर मिल्क, ज़्यादा दूध चाहिए। वी ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, कोशिश करते हैं कि दूधों की तादाद, दूधों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए जो है द मीन्स अवेलेबिलिटी मोर बटर, ज़्यादा मक्खन, ज़्यादा घी चाहिए, दूध चाहिए। तो इसके लिए वाइट रेवोल्यूशन यानी कि दूध की बढ़ोतरी के लिए उन्नत किस्म के गाय और गौशालाओं और नई तकनीक का इस्तेमाल करके दूध के पैदावार में भी जो है बढ़ोतरी की गई, जिसको वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड काउज ऑफ मेनी डिजीज एंड आल्सो हैव डेवलप्ड मेथड ऑफ टू क्योर देम। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वैज्ञानिकों ने कई सारी बीमारियों का खोज किया, नई तकनीक का उपयोग करके बीमारियों को ठीक करना सीखा। मेडिसिन एंड सर्जरी, और इस तरीके से मेड ग्रेट डेवलप एडवांसमेंट, और कई एडवांसमेंट प्रोग्रेस मशीनों के माध्यम से इंसानों ने अपने आप को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से इलाज कर पाने में सक्षम हो पाया। आवर कंट्री इज ऑल्सो मेकिंग प्रोग्रेस इन ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, और इसी के साथ साथ हमारा देश के अंदर भी और भी कई सारे फील्ड में जो है तरक्की आई। ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ी के पार्ट्स वगैरह जो बनाते हैं, जो मोटर व्हीकल तैयार करते हैं, खाद जो खेतों में डाला जाता है, केमिकल्स, और कई सारे तरीके से केमिकल्स की फैक्ट्रियां जो है हमारे देश में लगाई गई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बिजली पैदा करने का, न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाया गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड एंड मैनी अदर थिंग्स। तो ऐसे में दुनिया के साथ साथ हमारा देश के अंदर भी तरक्की चलता रहा। और इकोलॉजिकल डैमेज, इसके वजह से हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारे परितंत्र के अंदर एक असंतुलन पैदा होता चला गया, एक बहुत बड़ा इनबैलेंस पैदा होता चला गया। इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ फूड हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल्स हम खेत में इस्तेमाल करते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारा आया था, ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार तो बढ़ा ली, लेकिन इसके वजह से हमारा भोजन के अंदर, चावल के अंदर, गेहूं के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए था वो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे जाता रहा, और साथ ही साथ इससे कीड़े मकोड़े और हमारे आबो हवा में एक जहर फैल गया, और हमारे आसपास के माहौल में एक, कह लीजिए कि एक इको बैलेंस जो था, परितंत्र जो था, एक संतुलन, जो वातावरण के साथ जो एक संतुलन जो था, वो संतुलन इसके वजह से बहुत बिगाड़ पैदा हुआ। क्योंकि एक चीज़ जब नुकसान होता है तो उससे कई सारी चीज़ जुड़ी हुई होती है, और साथ ही साथ एक चीज़ वो जब गिरता है तो उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें गिरना शुरू हो जाता है। तो ये हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके हमने बहुत बड़ा अपना नुकसान किया, और हमारे फर्टिलाइज़र जो हमारा ज़मीन को भी ख़राब किया, आबो हवा को भी ख़राब किया, हमारे फसल को भी ख़राब किया। तो ये जितना फ़ायदा हमारे लिए ना रहा, उससे कई गुना हमारे लिए नुकसान साबित हुआ। और इसी के साथ नए शॉपिंग मॉल, दुकान, बाज़ार, जो हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसके लिए डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा बढ़ा। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों को काटना। जब आप जंगलों को काट देंगे तो वहाँ से जानवर विलुप्त हो जाएंगे, तो इससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हुआ। तो बैलेंस ऑफ नेचर, जो संतुलन जो हमारा पर्यावरण में था, वो धीरे धीरे ख़राब हुआ। तो ये कैसे आ सकता है? ये आ सकता है हमें एफॉरेस्टेशन करके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही पेड़ नष्ट करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो फिर से हम अपने पर्यावरण को संतुलन बना सकते हैं, जिसको एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। पेड़ लगाने को एफॉरेस्टेशन कहा जाता है।
अब पॉल्यूशन के बारे में देखिए, मैनी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेस्ट मैटर। अब बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ जो चल रही है, इसमें से जितना भी जहर, जो भी पॉल्यूशन निकलता है, जो धुआं होता है और जो भी उसमें से जो अपशिष्ट जो पदार्थ जो होता है वो सब नदियों में बहा दिया जाता है। वो धुआं हवा में मिल जाता है और जो गंदगी होती है वो ज़मीन के नीचे जाके दबा दिया जाता है। इससे हमारा ज़मीन ख़राब होता है। मछलियाँ जो समुद्रों में रहती है, नदियों में जो रहती है, वो दूषित होती है, वो पूरी तरीके से गंदा होता है, ख़राब होता है। और फिर धीरे धीरे वो पानी रिस करके हमारे जो हम पंप के ज़रिए जो चापाकल वगैरह गाड़ते हैं उसके ज़रिए से फिर हमारे पेट तक, हमारे एक सर्किल के माध्यम से हमारे तक भी वो गंदगी पहुंच जाती है, जिसको हम समझ नहीं पाते। एक्वाटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि भोपाल के शहर में एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी, गैस ट्रेजिडी हुआ था 1984 में ये हुआ था। और ये जो एक अंग्रेजी कंपनी थी जो लापरवाही बस वहाँ पर बहुत ही बगैर सेफ्टी का ध्यान रखे हुए बहुत ही धड़ल्ले से वहाँ पर काम चालू होता। वहाँ पर केमिकल्स वगैरह का जो है उत्पादन किया जा रहा था। और इस भोपाल ट्रेजेडी में तकरीबन जो है 30,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। भोपाल ट्रेजेडी, आप इसके बारे में बच्चे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसको और ज़्यादा सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना। ये भोपाल में किस तरीके का ट्रेजेडी जो हुआ था, गैस रिसाव होकर हुआ था, जिसके वजह से कई हज़ारों की तादाद में जाने गई थी। तो ये हमारा, ये वजह क्या है? ये वजह वही है, ये संतुलन ख़राब हुआ हमारा पर्यावरण के साथ जो हमने छेड़छाड़ किया, इसके वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अब इसके लिए हमें हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। व्हेन ए फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड, जब एक जंगल बर्बाद होता है, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गया, इसको अच्छा से पढ़ लेना। जब हम जंगल बर्बाद करते हैं तो इसके वजह से बहुत नुकसान हो जाता है हमारा, ठीक है। अब देख लीजिए, टाइगर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चला गया। ये टाइगर प्रोजेक्ट किया था, ये टाइगर प्रोजेक्ट था कि टाइगर को बचाने के लिए। अब देखिए लायन, अब हमारे देश में लायन, पूरे दुनिया में बहुत कम जगहों पर लायन पाया जाता है। सिर्फ हमारे गुजरात के गिर फॉरेस्ट है, वहाँ पर लायन पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई बात छोड़ नहीं रहा हूँ, आप यहाँ पर पढ़ लो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इनके चारागाह ख़त्म होते चले जा रहा है, इनका आवास ख़त्म होता चला जा रहा है, जिसके वजह से ये सब जानवरें विलुप्त होती चली जा रही है। इसके लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं जानवरों को बचाने के लिए। तो कई सारे नेशनल पार्क बनाया गया है, सेंचुरी बनाया गया है, जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में, डाचेगाम सेंचुरी जम्मू कश्मीर में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में। ये सब जानवरों को प्रोटेक्शन करने के लिए, वातावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए कई सारे पार्क और जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो सरकार इसकी देखरेख करती है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए। रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी ये कर्नाटका में है, मानस टाइगर सेंचुरी ये असम में है। तो कई सारे ये बनाया गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसको पढ़ लीजिए, कोई ख़ास नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिए। वही जो बहुत सिंपल बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आए। तो इस तरीके से ये सवाल है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसको भरिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, ये ट्रू और फॉल्स है, इसको कीजिए। और ये क्वेश्चन आंसर है, इसको हल कीजिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे और वो घर पर बैठ कर के भी पढ़ाई कर सके, जो कि जिस तरीके से अभी पढ़ाई बंद है। आप बच्चों में शेयर कीजिए आपस में एक दूसरे को, ये वीडियो सब तक पहुंचाइए और सब इससे फ़ायदा उठा पाए, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।